यूजीसी ने कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्रों के भविष्य को लेकर उचित उपाय करने के लिए शैक्षणिक सत्र कैलेंडर में बदलाव किया है। अब नई गाइडलाइंस के मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया 1/8/2020 से 31/8/2020 तक होगी और पहले बैच की शुरुआत मैं कहूं कि 1/9/2020 से होगी। ये नया बैच होगा जिसका पहला सेमेस्टर कहा जाएगा और परीक्षाएं वो इसके बाद अगले राउंड पर जाकर शुरू होती हैं। साफ तौर पर यह कहा जाए कि पहला जो एग्जाम का वो है टर्न वो जनवरी 2021 में आएगा और इसके साथ साथ फिर मई 26 से शुरू होंगी अगले राउंड की परीक्षाएं, यानी कि सेमेस्टर 2 की बात करेंगे तो, और इसी तरीके से ये बदलाव किए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ अहम सुझाव या मुख्य सिफारिशें जो हैं इस कैलेंडर में, वो कहती हैं कि यूनिवर्सिटीज को 6 डे वीक पैटर्न अपनाना चाहिए और 5 की जगह यानी 6 दिन क्लासेस। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए और स्टूडेंट्स को लैबोरेटरी असाइनमेंट, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट का एक्सपोजर देना जरूरी है और उसके लिए वर्चुअल लैब की मदद ली जानी चाहिए। वर्चुअल क्लासरूम की बात भी कही गई है और ये भी कहा जा रहा है कि टीचर्स को, प्रोफेसर्स को आईसीटी यानी कम्युनिकेशन टूल्स की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए ताकि वो बच्चों को ऑनलाइन सिस्टम्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान शिक्षा दे पाए। समझेंगे इस नए शैक्षणिक कैलेंडर को, इन नए सुझावों, नई गाइडलाइंस को और इसे इंप्लीमेंट करने में आने वाली चुनौतियों को और छात्रों के हित और अहित को। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। प्रोफेसर महेश वर्मा जी हैं, वाइस चांसलर हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ तेज प्रताप सिंह हैं, प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएचयू उत्तर प्रदेश। आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर सरोज शर्मा हमारे साथ हैं, फॉर्मर मेंबर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी एमएचआरडी से। आपका भी सरोज जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत में महेश जी आपसे करना चाहूंगा, जी ये जो नया कैलेंडर है जी, कितना आसान या कितना मुश्किल दिख रहा है यूनिवर्सिटी लेवल पर उसे इम्प्लीमेंट करने को लेकर? देखिए ऐसा है कि ये जो अनयूजुअल सिचुएशन है, इसमें जो ये गाइडलाइंस है उसमें बहुत सारी अनयूजुअल प्रैक्टिसेस के लिए कहा गया है। देखिए ऐसी सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा सुप्रीम है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी है, क्लासरूम की सैंक्टिटी है, और जो भी प्रोसेस है, असेसमेंट का प्रोसेस है, वो उसमें क्वालिटी बनी रहे। ये सब मद्देनजर रखते हुए ये सब जो है गाइडलाइंस दी गई हैं। और अगर आप इन गाइडलाइंस को माइन्यूटली देखा जाए तो ये मात्र एक सुझाव, और यूनिवर्सिटीज को एक ऐसा उनको इस तरह से एम्पावर किया गया है कि जैसी सिचुएशन है, जैसी आपकी स्ट्रेंथ है, आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा आप सक्षम हैं, उसके हिसाब से आप अपने आप को ढालें ताकि एग्जामिनेशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाए। बिकॉज सिर्फ इसमें एग्जामिनेशन नहीं है, इस साल का एकेडमिक कैलेंडर हमें खत्म करना है, नए साल का एकेडमिक कैलेंडर शुरू करना है। बहुत से बच्चे जो फाइनल ईयर के हैं उनको उनका कोर्स खत्म करना है ताकि वो कोर्स खत्म करके उनकी जॉब प्रोस्पेक्टस है। बहुत सारी हमारे कोर्सेज हैं जिनमें इंटर्नशिप का प्रावधान है। हमारे पीएचडी और स्कॉलर्स पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स हैं, उनकी लैब की प्रक्रिया है, उनकी थीसिस की प्रक्रिया है। सो बहुत सारी चीज़ों पे एक ब्रॉड गाइडलाइन दी गई हैं और ऐसा कहा गया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो भी जो है यूनिवर्सिटी अपनी सोच समझ से कैसे इन चीज़ों को मद्दे रखते हुए कि फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, क्वालिटी भी हो, सैंक्टिटी भी हो, ट्रांसपेरेंसी भी हो, हम ये
ये जो है एकेडमिक हमारे एंडेवर्स हैं उनको हम कंप्लीट कर सकें। ओके सरोज जी, मैं सबसे पहले आता हूँ सत्र जो अब तक मैं कहूँ कि एक रच बस गया था स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स के बीच में कि अप्रैल के बाद शुरू होगा, और जो डेट थी एग्जाम के महीने थे वो ऑलमोस्ट फिक्स थे। अब जबकि हम नए सत्र को देखते हैं, जहां पर मैं देखता हूं कि जो नया कैलेंडर है वहां पर 1/8/2020 से शुरुआत हो रही है, और क्लासेस की जो थर्ड ईयर के बैचेस होंगे और जो न्यू बैचेस हैं वो 1/9 से शुरू होंगे। ये जो टाइम गैप है इसके बीच में, इसे आप कैसे देखती हैं, और क्या इसे इम्प्लीमेंट करने पर यूनिवर्सिटी लेवल पर, खासतौर पर प्रशासनिक तौर पर, कहीं कोई चुनौती आपको नजर आती है? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जिस आप सेशन की बात कर रहे हैं, हमारे देश में यूजीसी की तरफ से हर वर्ष दिया तो जाता है, लेकिन वो विभिन्न स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में थोड़ा सा अंतर रहता है। जैसे महेश वर्मा जी बहुत ही अनुभवी वाइस चांसलर मौजूद हैं हमारे बीच में। आईपी यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल कोर्सेज की यूनिवर्सिटी है, और हर साल यहाँ पे 1 अगस्त से ही कोर्स शुरू होता है, क्योंकि 2-3 महीने में सीईटी होते हैं। इसी तरीके से अन्य विश्वविद्यालय भी हैं, उनका थोड़ा बहुत वेरी करता है जो यूजीसी का दिया गया है। लेकिन आजकल की जो स्थिति है, आज का जो हमारे पास पैंडेमिक अभी आया हुआ है कोविड का, एक नवीन परिस्थितियां हैं, और जैसे इसमें कहा गया है कि इनोवेटिव अप्रोचेस से आप परीक्षाएं करवाएं। आप खुद ही कह रहे थे कि 6 दिन की कक्षा की अगले सत्र में बात की गई है, और अगर 3 घंटे का है तो उसको 2 घंटे का किया जाए। इसके अलावा बहुत से मत आए हैं कि ओपन बुक एग्जाम्स करवाएं, और अनेक तरीके के सुझाव भी दिए गए हैं, और विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता है कि या तो वो ऑनलाइन करवाएं परीक्षाएं, या फिर ऑफलाइन मोड में वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करें। कक्षाएं हो रही हैं, ऑनलाइन मोड पे हो रही हैं, और जहां तक संभव है अपनी अपनी सुविधाओं और रिसोर्सेज के अनुसार पूरे भारत के विश्वविद्यालय इसमें लगे हुए हैं, सारे फैकल्टी मेंबर्स दे रहे हैं। एक हकीकत ये भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजा, ग्रामीण भारत और मेट्रो को छोड़ दीजिए, ऑनलाइन क्लासेस की हालत अच्छी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड और अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स रिसोर्सेज की बात मैं करूं, वो काफी ज्यादा कमजोर दिखती है उन इलाकों में। तो अगर आप एक ही पैमाने पर पूरे देश में ग्रेजुएशन या पीजी लेवल पर या फिर टेक्निकल कोर्सेज को लेकर आप सिर्फ ऑनलाइन मोड पर अगर हम चलेंगे, तो आपको लगता नहीं कि एक बड़ी चुनौती है, जहां पर करीब 40 से 42% हिस्सा स्टूडेंट्स का वो उस परीक्षा या उस एजुकेशन से वंचित रह सकता है? कविंद्र जी, आपसे पहले भी बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि आज की जो परिस्थिति है, ऑनलाइन मोड एक लग्जरी नहीं है जो हमें एक लग्जरी के रूप में करना है, हमें आवश्यक रूप से इसको करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये हमारी आज की आवश्यकता है, विलासिता नहीं है। तो जो भी संसाधन है हमें उसमें शिक्षा देनी ही होगी। दीक्षा पोर्टल है, स्वयं पोर्टल है, प्रभा पोर्टल है MHRD का। इसके अलावा NCERT ई पाठशाला कर रही है। जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो UGC में बहुत सारे स्वयं और स्वयं प्रभा के द्वारा ऑनलाइन लेक्चर्स मौजूद हैं। हम जब अब ग्रामीण क्षेत्र की आप बात करते हैं तो इसके अलावा रेगिस्तानी क्षेत्र भी हैं, ट्राइबल एरियाज भी हैं, तो वहां पे नेटवर्क का निश्चित रूप से है। लेकिन एक पढ़े भारत बड़े भारत कुछ वर्ष पहले MHRD की तरफ से एक स्कीम आई थी, उसमें लाइब्रेरी की बात की गई थी। तो ये सारी चीजें हैं, आज हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि हम कैसे उस फंडिंग को ई लाइब्रेरी के रूप में डेवलप करें। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें बहुत जरूरी है। गाँवों में टेलीविजन है, टेलीविजन के द्वारा हम शिक्षा दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम्युनिटी सामने आए, और टेलीविजन के माध्यम से हम एक विशिष्ट स्लॉट करें, क्योंकि आजकल ये देखने में आ रहा है कि सुबह से शाम तक जो ऑनलाइन शिक्षण हो रहा है उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हैं। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और गाँवों में उसको हम स्पॉट करें कि कहाँ पे किस किस तरीके से उस जगह की विशेष परिस्थितियों के हिसाब से हो सकता है। मोबाइल सभी जगह है, मगर डाटा, गरीब बच्चों के लिए डाटा का पैसा भी एक बड़ी समस्या हो सकती है, और हमारे पास हमारे देश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे यहाँ मोबाइल के उतने ही ज्यादा, हमारे पास इस तरीके के कनेक्टिविटी का भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए मोबाइल के द्वारा शिक्षण, इसके अलावा टेलीविजन के द्वारा शिक्षण हो सकता है। कुछ वर्ष पहले 14 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण MHRD के द्वारा हुआ था। NIOS ने उसको का बीड़ा उठाया था, और पूरे विश्व में ये अनोखी
मिसाल थी कि 14 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था और उसके प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में एमएचआरडी की तरफ से मैं भी थी और ये बड़ा ही सफल रहा था कार्यक्रम। ऑनलाइन मोड की विभिन्न विधियों के द्वारा उनको शिक्षित किया गया था, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था। तो मुझे लगता है कि आज की जो विशेष परिस्थिति है, बहुत बहस होती है कि कन्वेंशनल मोड अच्छा है या ऑनलाइन मोड अच्छा है। आज जीवन, जैसा कि वाइस चांसलर महोदय ने भी कहा कि आज जीवन बचाना सबसे प्रमुख उद्देश्य है। किस तरीके से हम एक संयत रूप से जीवन को बचाते हुए शिक्षा को प्रदान करें। तो लेकिन देखिए मैम, सवाल ये कि जब हम शिक्षा दे रहे हैं और किसी एक मोड की बात कर रहे हैं जी, सवाल ये कि क्या वो मोड सभी छात्रों को उपलब्ध है? क्या वो मोड सिर्फ कुछ छात्रों तक है? और अगर ऐसा है तो हम सभी छात्रों तक कैसे पहुंचाएं? तो प्रोफेसर तेज, मेरा सवाल अब आपसे है कि जिस तरीके से हम इस नए सत्र को देख रहे हैं, ये बहुत अहम है कि जरूरी है शुरू करना कि कॉलेजेस खुले, यूनिवर्सिटीज में शिक्षण का काम शुरू हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करना उतना ही जरूरी है कि सभी छात्रों को वो शिक्षा मिले, मोड कोई भी हो। ये चैलेंज नए शैक्षणिक कैलेंडर में कितना बड़ा है यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और आप जैसे प्रोफेसर्स के लिए? देखिए, इसमें कवित जी 3 चुनौतियां हमारे सामने हैं। सबसे पहली चुनौती छात्रों की तरफ से है, दूसरी चुनौती हम शिक्षकों की तरफ से है और तीसरी चुनौती शिक्षा संस्थानों की है। ये भी है कि एक ही जो कैलेंडर है वो सभी को मैकेनिकली सभी जगह लागू नहीं किया जा सकता है। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हूँ, तो सौभाग्य से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन वाइज अच्छा है और हमारे जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी जो है सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ करते थे, वो भी उसके बारे में है, उस प्लेटफॉर्म से परिचित हैं। और हमारे पर्टिकुलरली हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे यहाँ जनवरी से शुरू हो गया था और मार्च तक लगभग हम लोग टीचिंग का आधा पोर्शन ये लॉकडाउन के पहले ही ख़त्म कर चुके थे, क्योंकि 13 मार्च से हमारे यहाँ लॉकडाउन से कक्षाएँ जो स्थगित। उसके बाद चूँकि हम ज़्यादातर विद्यार्थी सोशल मीडिया के यूज़ कर रहे थे, सभी के पास स्मार्टफोन था, तो हम लोगों ने जो विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं उनका यूज़ करते हुए हम लोगों ने लगभग क्लासेस भी रेगुलर लिए। काफ़ी कोर्स जो बचा हुआ था उसको भी ख़त्म किया गया। जो ढेर सारे ई कंटेंट थे वो भी हम लोगों ने प्रोवाइड किए। तो इस सेमेस्टर में तो अभी लगभग कोर्स ख़त्म कर लिया गया है, तो हम बेहतर स्थिति में हैं। परीक्षाएं जैसा कि यूजीसी ने अपना कैलेंडर दिया उस हिसाब से परीक्षाएं आयोजित किया सकती हैं, परीक्षा का रिजल्ट भी आ सकता है। दूसरी समस्या जो हम बता रहे थे ये कि जो विद्यार्थियों की तरफ से जो बार बार हमारे तो जो पैनलिस्ट उन्होंने भी कहा और आप भी उससे परिचित हैं कि डेटा की समस्या है। हमारे छात्र, मैं खुद क्लास लेता और मेरे छात्र नॉर्थ ईस्ट से भी कनेक्ट होते हैं, उड़ीसा से भी कनेक्ट होते हैं, लगभग भारत के हर क्षेत्रों से कनेक्ट होते हैं और मेरी उनसे बात होती है, मुझे आश्चर्य भी होता है और खुशी भी होती है कि इतने रिमोट एरिया से वो कनेक्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होते हैं। तो कनेक्टिविटी है और अटेंडेंस भी मैं देखूं तो अटेंडेंस भी ठीक ठाक रहता है और मान लेता हूं जो लड़के हमसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं उनको मान लेता हूं कि शायद उनके पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो काफ़ी कुछ तो इस माध्यम से हम लोगों ने पूरा कर लिया है, लेकिन अब उनकी भी सोचिए जिनके पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो ऐसे 25% छात्र तो निश्चित रूप से हैं। तो उन 25 को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, ये छात्र की तरफ से समस्या आ रही है, ये उनकी चुनौती है। इसको कैसे भारत सरकार एड्रेस करे, शिक्षा संस्थान एड्रेस करे, किसी के पास हम अभी फ़िलहाल कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि जिनके पास नेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है उनको नेट एक्सेसिबिलिटी कैसे प्रोवाइड करें, ये छात्र के होते हैं। दूसरी तरफ शिक्षक जो है बाय एंड लार्ज सभी शिक्षक फेमिलियर हैं इन सब डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। थोड़ा सा हम लोगों को वो करना पड़ा। हमारी भी यूनिवर्सिटी में और भी यूनिवर्सिटीज़ में स्काइप से पीएचडी वाइवा होने लगे थे, ढेर सारे वो होने लगे थे, ढेर सारे कॉन्फ्रेंसेज में भी कुछ रिसोर्स पर्सन बाहर से भी कनेक्ट होते थे। तो वो सब शिक्षक के लिए कोई बहुत नई बात नहीं थी कि ऑल ऑफ ए सडन कहीं से आ गया है, ये तो सब कुछ थे। लेकिन मैं ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, यही बात जो रिमोट एरियाज़ में कॉलेजेस हैं या बहुत से ऐसे जगह भी नई नई यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई है वहाँ पे हैं, वहाँ पे भी इंस्टीट्यूशन के लेवल पे ये सब सुविधाएं उपलब्ध हों। क्योंकि हम नहीं समझते कि जो जेएनयू में, डीयू में, बीएचयू में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो रिमोट एरियाज में स्थित विश्वविद्यालय या वहाँ रिमोट एरिया में जो कॉलेजेस हैं उनके पास होगी। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो ये सब सुविधाएँ प्रदान करें।
तो ये तीनों तरफ से ये समस्या आ रही है। थोड़ा सा मैं और आगे ले जाना चाहूंगा वर्मा जी, जिस तरीके से इन गाइडलाइंस में, क्योंकि कई सारे कोर्सेज या कई सारी स्ट्रीम ऐसी है जहां पर लैब या एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है। हालांकि इसमें कहा गया है वर्चुअल क्लासरूम के साथ वर्चुअल लैब की बात कही जा रही है। ये चैलेंज आप जैसे लोगों के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए कितना बड़ा है या फिर कितना आसान है? देखिए कविन जी के ये क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है प्राइमरीली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और टेक्निकल कोर्सेज में हैंड्स ऑन चीजें हैं वो बहुत सारी हैं। अब देखिए हमारे यहाँ एक और समस्या है जो मैं आपको बताना चाहूंगा जिसके हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं और उसमें बहुत सारे मेडिकल छात्र हैं, नर्सेज हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं। अब वो सब लोग फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, अभी आजकल अस्पतालों में काम कर रहे हैं। अब उनकी परीक्षाएं होनी है पोस्ट ग्रेजुएशन की, नर्सेज के भी कुछ लोग जो नर्सिंग का कर रहे हैं, उनको हम कैसे करें? तो देखिए इन्होंने भी गाइडलाइंस में भी कहा है कि अगर आप किसी वजह से इन बच्चों की क्या असेसमेंट नहीं कर सकते तो हम उनको उनकी जो उन्होंने जो पिछले सेमेस्टर जहां सेमेस्टर मोड है जहां पिछले सेमेस्टर के बेसिस पे प्लस इंटरनल असेसमेंट के, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज की हमारे जो दिसंबर जनवरी में इंटरनल असेसमेंट जो थी वो एग्जाम्स हो गए थे, तो इनको बेसिस में क्यूमुलेटिव ग्रेड से हम उनको प्रमोट कर सकते हैं। या फिर जहां एनुअल मोड है, एग्जामिनेशन का सेमेस्टर नहीं है, जिनका सेमेस्टर नहीं हुआ है, उनका भी हम किसी तरीके से इंटरनल असेसमेंट की बेसिस पे उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। अगले कुछ दिन पहले मैं यूजीसी के या कुछ और ऑफिसर से बात कर रहा था। उन्होंने कहा था कि देखिए हम मानते हैं कि भारतवर्ष में बहुत सारी ऐसी दूर दराज के इलाके हैं जहां ये इंटरनेट या कनेक्टिविटी की समस्या हो सकती है, और वो ऐसा भी माना जा रहा है कि जहां कनेक्टिविटी है वहां बच्चों को हम ऑनलाइन तरीके से असेस कर सकें, और जहां कनेक्टिविटी नहीं है वहां हम उनको ऑफलाइन से असेस कर। कहते हैं इसमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं है कि आप 2 सेट ऑफ एग्जाम कर रहे हैं, प्राइमरली आप एग्जाम कर रहे हैं उनको उनकी जो नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड को असेस करने के लिए। तो ऐसा एक ब्लेंडेड काइंड ऑफ असेसमेंट भी हो सकती है, जैसे हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, तो ब्लेंडेड असेसमेंट भी हो सकती है। देखिए आप जानते हैं, हम सब परिचित हैं कि जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उसी में से ही, जैसे सरोज जी ने कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो उसी में से ही निष्कर्ष निकल के आता है। Solution lies in the problem itself. So, the best part of these guidelines is that they have made it very flexible. बहुत उन्होंने इसको फ्लेक्सिबल रखा है, और जैसी आपकी सामर्थ्य है, जैसा आपकी स्ट्रेंथ है, जैसी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आप इक्विप्ड हैं, उसके हिसाब से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जी सरोज जी, क्योंकि कई सारे लोगों का ये एक चिंता है, जो खासतौर पर मैं कहूँ कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह की जो स्ट्रीम से जुड़े हुए बच्चे हैं या जो प्रोफेसर्स हैं, कि वर्चुअल एक्सपेरिमेंट लैब, क्योंकि पहली बार सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस टाइम जो भी एक सत्र है उसके दरमियान उसकी स्थापना, उसको बनाना और फिर उसके जरिए बच्चों तक पहुंचाना, ये चैलेंज कितना मुश्किल है इस वक्त? देखिए, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, और ये एक बहुत नया विषय नहीं है। मैं आपको पिछले 3-4 महीने पहले की ही बात बताती हूँ। MHRD का ही एक प्रोजेक्ट था। NCERT में उन्होंने जो विकलांग बच्चे हैं, जो अंधत्व से प्रेरित हैं, जिसको हम कहते हैं विजुअली चैलेंज बच्चे, उनके लिए कैसे हम लैब फ्रेंडली बनाएं, उसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के विधियों को लेकर और अनेक इस तरीके के डिवाइस बनाए जिससे जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं वो लैब को प्रयोग कर सकें। और इसमें विदेशों में भी बहुत इस तरीके के ऐसे प्रयोग हुए हैं, और इस तरीके के जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उन्होंने लैब को कैसे इन तरीके के बच्चों के लिए लैब फ्रेंडली बनाए। अगर उन बच्चों के लिए जो विजुअली चैलेंज्ड हैं, फिजिकली जो डिसेबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल हम जिनको कहते हैं, हम इस तरीके
तरीके की चीजें कर सकते हैं। तो आज जो ऑनलाइन मोड है इसमें भी हमारे पास देखिए कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है इन्हीं परिस्थितियों में, और शायद हमें अपने शिक्षकों को आगे के लिए भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। कुछ दिन पहले भी गृह मंत्री जी कह रहे थे कि हमें इन्हीं परिस्थितियों में जीना पड़ेगा और कोविड-19 के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो इसका कोई अंत नहीं है, हो सकता कल को कोई और वायरस आ जाए, तो हमारे शिक्षकों को पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा, छात्रों को भी तैयार होना पड़ेगा। और जैसे कि वाइस चांसलर महोदय ने कहा कि ब्लेंडेड मोड में टीचिंग जिस तरीके से हो रही है, इवैल्यूएशन भी हो, और शायद यहीं पे एक रास्ता भी निकले कि हम वर्चुअल लैब किस तरीके से बनाएं। और इग्नू में मैंने सुना था कि वहां पे इस पे कुछ काम भी हुआ है, तो इस तरीके के कुछ विश्वविद्यालय में काम हो चुका है, हो रहे हैं, और एक नया रास्ता निकलेगा और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको हमें बड़े पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में, सकारात्मक वे में लेते हुए हम नए आविष्कार करें, हम नई चीजें खोजें जिससे वर्चुअल लैब का जो कॉन्सेप्ट है वो एक रियलिटी में हो और वो बेनिफिशियल भी हो हमारे छात्रों के लिए। तेज जी, क्या ये मौका भले ही संकट का हो, हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये हमें एक मौका ये भी दे रहा है कि क्या एजुकेशन सेक्टर में नए रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो हम किताबी ज्ञान या उस तरह की जो मार्क्स सिस्टम, नंबर सिस्टम हम लागू था, उसको बदलकर प्रैक्टिकल नॉलेज, भले वो ऑनलाइन हो, फेस टू फेस या किसी दूसरे मोड के जरिए, उसकी तरफ हमें एक्सपेरिमेंट करने, उसकी तरफ बढ़ने की एक मौके के तौर पर इसे लेना चाहिए? ये पहले से होता रहा है, जैसे हमारे यहाँ भी सब जगह लगभग है। ये एग्जाम्सन है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। हमारे यहाँ सेशनल एग्जाम्सन हो रहा है, प्रेजेंटेशन हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है और फिर एग्जाम्सन हो रहा है। तो 4 तरह से हम इवेलुएट करते हैं। अब इस पर हम उनका प्रेजेंटेशन हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं, असाइनमेंट लिख के हमको वो ऑनलाइन भेज सकते हैं। केवल एग्जाम्सन जो है वो भी ऑनलाइन मोड पे लिया जा सकता है। तो काफ़ी कुछ ये है, एक चैलेंज, एक डेस्परेट सिचुएशन है और यहाँ डेस्परेट मेजर्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि शायद वन टाइम ही होगा। तो ये समस्या ज़रूर है। अब हम बिल्कुल ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। अब इस एबनॉर्मल सिचुएशन में हम पहले की तरह तो अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, कुछ ज़रूर खामियां रह जाएंगी, लेकिन चूंकि हमको आगे बढ़ना है, लड़कों को आगे प्रमोट करना है, नए छात्र आ रहे हैं, तो इस तरह से तो हमको कुछ अपने जो पुराने मापदंड थे उसमें कुछ रिलैक्सेशन तो लाना पड़ेगा और उसी रिलैक्सेशन के तहत ही जो है ये कैलेंडर बनाया गया है। तो हम जो डिफरेंट मोड है इवैल्यूएशन के, जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बिल्कुल पॉसिबल है, ऑनलाइन असाइनमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, केवल एग्जाम्सन नहीं हो सकता है। तो एग्जाम्सन को भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं एग्जाम्सन भी नहीं, एग्जाम्सन भी ऑनलाइन हो ही रहे हैं, लेकिन जिन लड़कों को एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो वो करके बताए एक डेस्परेट सिचुएशन इसको मैनेज किया जा सकता है और एक चैलेंज है, चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया है। लेकिन यही समस्या है कि फिर मैं वही कहूँगा, यहाँ डिवाइड फिर से है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इशू है, जो रिमोट एरिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो डेवलप्ड एरिया में है, उनमें वो बहुत बड़ा गैप है। उस गैप के बारे में सोचना होगा जो ऊपर के स्तर पे बैठे हुए हैं। हमारे विश्वविद्यालय में कोई ऐसी समस्या नहीं है, हम लोग सब मैनेज कर रहे हैं और मैनेज हो जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही तो पूरा देश नहीं है, और देश के वो क्षेत्रों जहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बहुत पीछे हैं, वहाँ पे क्या होगा उस बारे में मैं कुछ कहने की स्थिति में ज़्यादा नहीं हूँ। शायद वीसी साहब और मैडम जो MHRD से हैं वो बेहतर पोजीशन में। वर्मा जी, कुछ बच्चों के ये सवाल के तौर पर सामने आया कि इस एरा में ऑनलाइन जो मटेरियल है लर्निंग का, उसको भी डेवलप करना और उन बच्चों तक पहुंचाना, ये भी और ज्यादा आसान करने की जरूरत है। जी देखिए, ऐसा है जैसे सरोज जी ने कहा कि ये जो समय है, देखिए कोई भी ऐसा संकट आता है तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। इस संकट ने ये तो बता दिया कि ई लर्निंग जो है वो कितनी अहम है, और ई लर्निंग हमें सिखा भी दी। इतने सालों से हम कह रहे थे कि ई लर्निंग होनी चाहिए, बट वास्तव में इसको हमने सिद्ध करके दिखाया इन्हीं दिनों में। टीचर्स जो बहुत सारे टेक सावी नहीं थे वो भी इस्तेमाल करने लगे, उन्होंने भी जिज्ञासा दिखाई और आप आजकल वो एंजॉय भी कर रहे हैं, और इसको बहुत वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें इसको एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ये जो आपका सवाल था कि
ये बच्चे किस तरह से मैनेज करेंगे। अब आपने सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा था अभी आप पूछ रहे थे मेरे से? कई छात्रों ने कहा कि जो ई लर्निंग मटेरियल है, हाँ मटेरियल है। देखिए इसके बारे में 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि एक जो मूक हैं, जो मैसिव ऑनलाइन ओपन लर्निंग, जो बहुत सारे कोर्सेज जो हैं उन पे अवेलेबल हैं, और जैसे सरोज जी ने बताया बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं जिन पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन, लेट अस नॉट रीइन्वेंट द व्हील, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल। बाकी सारी यूनिवर्सिटी, सारी अल्मा मैटर्स ट्राई कर रही हैं कि फैकल्टी डेवलपमेंट के जरिए हमारे जो जो कोर्सेज हमें अपने बनाने हैं वो हम कंटेंट भी बनाएं और अपलोड करें, ताकि हम भी उसको इस्तेमाल कर सकें और हमारे जो दूसरे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ही इस्तेमाल कर सके। देखिए सो ई कंटेंट अवेलेबल भी है। और एक और चीज इस संकट ने सिद्ध कर दी है कि आज तक हम जो ई कंटेंट था या जो नेट पे इंफॉर्मेशन था या हम ई कंटेंट के थ्रू जो हम ई लर्निंग करते थे उसको हम इक्वल नहीं मानते थे। आज हम ये मानने लगे हैं कि ई लर्निंग जो इनइक्वालिटी जो थी, जो पहले हमारे मन में थी, वो भी जो है वो भी हट गई है। और आज हम सोचते हैं कि ई कंटेंट और ई लर्निंग और ई मोड ऑफ knowledge transfer is a valid and a very acceptable method of teaching learning process. Yes. सरोज जी, एक आखिरी कमेंट मैं चाहूंगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ने और कुछ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन्होंने सवाल भेजे थे, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ, लेकिन एक कॉमन जो सवाल है वो इस बात को लेकर है कि इस पूरे के पूरे महामारी के संकट के बीच में क्या हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड जो ई लर्निंग मॉड्यूल को समझते हो टीचर्स या समझा सकते हो, उस तरह की ट्रेनिंग ज्यादा प्रोवाइड कराने की जरूरत हमारे जो शिक्षक वर्ग हैं जो कि यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में काम कर रहे हैं? की आवश्यकता है। और मैं नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है उसको भी कोट करना चाहूंगी। उसमें पूरा का पूरा एक चैप्टर जो है वो यूज ऑफ आईसीटी पे है कि किस तरीके से हम आईसीटी को शिक्षा के क्षेत्र में लाएं, अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित करें और वो फिर ऑनलाइन मोड के द्वारा या स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट कैंपस की बात की गई है। तो ये एक नया विषय नहीं है, ये एक विवाद का विषय, बेशक इसको बना दिया जाए लेकिन ये विवाद का विषय नहीं है। ये बहुत अच्छे रूप में परिणित हो रहा है, एक रूप ले रहा है। और ये जो आज की समस्या है वो तुरंत आई हुई है। आप ई लर्निंग रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, इसके अलावा जो डिजिटल डिवाइड की बात होती है, मुझे लगता है कि डिजिटल डिवाइड के साथ साथ स्टेटस डिवाइड भी है। शहरी क्षेत्र के बच्चों के साथ भी वो समस्या हो रही है। यहाँ पर भी सभी अमीर नहीं है, यहाँ पर भी गरीब बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं। यहाँ पर भी एक रूम में शायद मेरे ख्याल में जी सरोज जी, आपकी आवाज चली गई थी, दोबारा से संक्षेप में बताइए। मेरा ये कहना है कि डिजिटल डिवाइड के साथ साथ हम जो जिस स्टेटस की बात कर रहे हैं, स्टेटस डिवाइड भी है हमारे देश में। और हम जिस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात होती है, वो शहरी क्षेत्रों में भी एक रूम में कई परिवार के कई सदस्य रहते हैं, यहाँ भी गरीबी है, यहाँ भी झुग्गी झोपड़ियां हैं। तो मुझे लगता है कि जो समुदाय इसमें आगे आए, गाँव में ग्राम पंचायत आगे आए, कम्युनिटी रेडियो का हम कॉन्सेप्ट ला सकते हैं स्वयं और स्वयं प्रभा के द्वारा। और जिस तरीके से टेलीविजन मुझे लगता है एक बड़ा ही सशक्त माध्यम है, टेलीविजन के माध्यम से हम ऑडियो वीडियो के द्वारा हम छात्रों को शिक्षित कर सकते हैं। ई कंटेंट को हम उसमें हम डिस्प्ले कर सकते हैं और हमारे स्टूडेंट्स ले सकते हैं। और मोबाइल आमतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, ऐप ना हो उसमें डाउनलोड करें और जितने संसाधन हो इसी संसाधन में हमें इसी प्रकार इन नवीन उपागमों को कम्युनिटी रेडियो हो, टेलीविजन के द्वारा हम ग्रामीण हो, ट्राइबल हो, सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा दे सकते हैं। चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा